ये फोर फोर होता है ब्लेंडराइज्ड फार्मूला। ब्लेंडराइज्ड का मतलब, ब्लेंड का मतलब जिसमें कहते हैं ना चीजों को ब्लेंड कर दो, तो वो ब्लेंडराइज्ड के अंदर ये चीज होती है कि आपकी सारी चीजें आपको मिक्स मिलती हैं, और ब्लेंडराइज में मिक्स होती है। ये आपको मार्केट से भी अवेलेबल होता है इजीली, और दूसरी चीज ये होती है कि ये जो है आप घर में भी पेशेंट को बना के दे सकते हो। बासवा ये होता है कि कुछ लोग जो है इस चीज पर राजी नहीं होते, या बहुत जो फार्मूलाज है बासवा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, फार्मूला की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिस तरीके से मेडिकेशन कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कुछ बास दफा, उसी तरीके से जो है ये आपके फार्मूलाज भी बास दफा बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और वो पेशेंट को देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ने जिंदा रहना, तो कोई सी चीज सही है वो अनकॉन्शियस है, आईसीयू में है, तो आप दे रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि ना कुछ पेशेंट्स के जो साथ अटेंडेंट्स होते हैं, वो अटेंडेंट्स से कहते हैं कि हम घर से बना के देना चाहते हैं, तो फिर हम उनको बता देते हैं कि आप ऐसे कर लो। अदरवाइज जो हॉस्पिटल के किचन होते हैं, जो इस चीज़ में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है कि वो इन ब्लेंडराइज फार्मूलाज को, तो उनको हम डाइट का प्लान बना के सारा कुछ करके तो बता देते हैं, तो वो बना के भेज देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप इसमें वो एग्स यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल कुछ लोग यूज करते हैं चिकन को, लेकिन इसमें ये होता है कि ट्यूब इतनी छोटी होती है। अगर मुझे पिक्चर मिली ट्यूब की जो एनजी नेजोगैस्ट्रिक है, क्योंकि यूजली नेजोगैस्ट्रिक जाती है, पैक भी पतली होती है, तो उसके अंदर वो इतनी पतली होती है कि आपकी चीजें नहीं जाती, क्लॉग हो जाती हैं। तो ये होता है कि आप घर में अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करके फुल ब्लेंड करते जाओ, फिर बनाओ कि चिकन का, जिस हम कहते हैं ना, चिकन का एक रेशा भी ना उसमें बचे, वो इतना होना चाहिए कि वो फंसे ना। ठीक है, जिस तरह आपको एग्जाम्पल दूं, कुछ लोग बीच में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रोटी को करवा देते हैं। ठीक है, रोटी आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रेड करवा देते हैं। तो बासवा क्या होता है कि ब्रेड को आप बना के देखना घर पे, ब्रेड को बीच में डाल के, ब्रेड को आप कर लो ना, जो आपका ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर, इसके अंदर आप डाल के करो, ब्लेंड करो, ब्रेड डालो, कोई दो तीन, थोड़ा सा यखनी डाल लो, तो देखना थोड़ी देर बाद ब्रेड जो है वो हार्ड हो जाती है। जब ब्रेड वहां पे हार्ड हो जाती है, तो क्या ब्रेड ट्यूब में हार्ड नहीं होगी? इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती कि आपने आईसीयू में ब्रेड देनी है, इंटेरियर न्यूट्रिशन में ब्रेड देनी है। ब्रेड, पेशेंट को डायरिया हुआ है, तो फिर हम देख रहे हैं कि हम उसको क्या फार्मूला दे रहे हैं, या वो जो उसको फौरन बना के दे दिया। क्योंकि ब्रेड ऐसा होता है कि आप उसको आधा घंटे भी रखो ना, उस फार्मूला को, जो ब्लेंडराइज फार्मूला जिसमें आपने ब्रेड डाली हुई है, तो वो बहुत ना क्लॉग हो जाता है। वो क्लॉग होगा, आप कितनी दफा ट्यूब को पास करवाओगे पेशेंट के अंदर से, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे ना कुछ आपके पास नाम है, कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। देखो, आपका जो मिक्सचर ऑफ होल फूड्स है ना ब्लेंडराइज्ड फार्मूलाज के अंदर, इसका एक मेन चीज ये होती है कि आपका जो है ना, इसको फाइन पार्टिकल्स में रिड्यूस करना होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये जो मैं ब्रेड की बात कर रही हूँ, ये थोड़ी देर बाद सॉलिड हो जाती है, सेमी सॉलिड से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ लोग इसके अंदर बादाम डाल देते हैं, कुछ लोग चिया सीड्स डाल देते हैं, कुछ लोग फ्लैक्स सीड्स डाल देते हैं, कुछ मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिसिंग हॉस्पिटल के अंदर जो लोगों का ये होता है कि हम ये डालें, तो मैं इसलिए मना करती हूँ, और आप भी मना करो अगर आप डाइटिशियन हो, कि ये चीज़ें नहीं डालनी, क्लॉग हो जाता है। चिया सीड्स पानी में डाल के फूल जाते हैं, तो क्या वो उस फार्मूला के अंदर भी फूलेंगे? ठीक है, ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट होती हैं, समझने वाली होती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज यही चीज़ होती है। प्रैक्टिकल बहुत कुछ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, इसलिए मैं आप मेरे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, और मेरा ये चीज़ होती है कि मैं स्टूडेंट्स को जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उनको दे सकूँ, मेरा नॉलेज बहुत दूर तक जा सके। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में बैठा है तो उसको मिल सके, कोई स्टूडेंट अगर पाकिस्तान के किसी दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, फैसलाबाद किसी दूसरी भी वाली साइड पे बैठा है, बहुत किसी ज़्यादा दूर दराज इलाके में बैठा है, तो उसको मिल सके। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट किसी और जगह पे बैठ के मेरा लेक्चर दे रहा है तो उसको मिल सके। तो मेरा ये चीज़ है कि मेरे पास जो नॉलेज है, शुरू से मेरी आदत है कि मैं देती हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मेरे फेलोज होते थे, मैं उनके साथ भी डिस्कस करती थी, शेयर करती थी चीज़ें कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। क्योंकि आप जितना शेयर करोगे आप ये चीज़ गेन होगी। ये मत डरो कि आपने शेयर कर दिया तो आपका नॉलेज निकल गया, नहीं, आपका नॉलेज नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, ऑलिव ऑयल डाल देते हो, एग डाल लेते हैं लोग, चिकन की यखनी डाल लेते हैं, कॉर्न सिरप सॉलिड्स। कॉर्न सिरप के अंदर ना ये होता है कि अगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो हम उसको इस तरीके के सिरप देते हैं कि उसका शुगर लेवल थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। बीन्स देते हो, फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल है, फ्लैक्सीड्स नहीं है। ठीक है, ये क्विनोआ है, क्विनोआ आपका सेम उस तरीके से, जिस तरीके से आप पोरिश देते हो। ठीक है, ये उस तरह का आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, कैरेट्स हैं, सोया प्रोटीन्स आइसोलेट है,
प्रोटीन भी मैं इसलिए कह रही हूँ जिसके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप फार्मूला वैसे नहीं देना चाह रहे पेशेंट को तो आप ये देते हो फिनोल ऑयल। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसका ना फ़ायदा ये होता है कि ये पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट के साथ जो होते हैं, उनको ये कॉस्ट कम करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक फूड सेफ्टी का कंसर्न भी आता है। फूड सेफ्टी का कंसर्न इंशाल्लाह फूड सेफ्टी वाले लेक्चर्स बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि फूड सेफ्टी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो ना कि आप यहाँ पे कोई अगर किसी ने कोई गलत काम किया, गलत काम से रिलेटेड है, कोई बना रहा है, कोई अगर ऐसी कोई केक बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है जो चिप्स सही नहीं है, मतलब सही ब्रांड की नहीं है, मतलब उसके अंदर गलत चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसमें गलत ऑयल यूज़ हो रहा है जो कि आपको डिजीज़ करवा सकता है, उसके अंदर गलत सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपको डिजीज़ करवा सकता है, तो फूड सेफ्टी होती है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी के लिहाज से भी होता है, आपको नहीं पता होता कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे इन्वेड कर गया फार्मूला के अंदर जो आपने बनाया, जो ब्लेंडराइज्ड फार्मूला आपने बनाया, ठीक है। ये और इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि थिकनेस, जैसे मैंने आपको ब्रेड वाली एग्जांपल दी, वो थिकनेस होती है। लिक्विड कितनी सेमी सॉलिड की तरफ चला जाता है वो विस्कोसिटी होती है। और ट्यूब क्लॉग हो जाती है, यानी कि ट्यूब में जम जाता है। समझ आ गई? अच्छा, ये जो मेन हमारे 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब हम मेरे अपना कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए लिखी थी कि हाइड्रोलाइज्ड और एलिमेंटल। हाइड्रोलाइज्ड और एलिमेंटल जो हैं ये आपके प्री डाइजेस्टेड फार्मूलाज हैं, ये आपके प्री डाइजेस्टेड फार्मूलाज है, राइट, ठीक है। तो ये होता है कि इजी टू डाइजेस्ट होता है क्योंकि बहुत दफा ना आपको जो फार्मूलाज मिलते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड और एलिमेंटल फार्मूलाज ही होते हैं, ठीक है। जीआई के पेशेंट को आप दे सकते हो क्योंकि पेट उसका नहीं खराब होगा, क्योंकि उसको चीज को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं करवाना। पेंक्रियाटाइटिस ये होता है कि पेंक्रियाज अगर खराब हुए में, अगर पेंक्रियाज खराब हुए में ना तो वो जूस नहीं बनाते, पेंक्रियाटिक जूस नहीं बनाते। जब पेंक्रियाटिक जूस नहीं बनाते तो उसके साथ ये इशू होता है कि आपका जो वो डाइजेस्टिव जूस है ना, तो वो सही तरीके से आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो अगर किसी को पेंक्रियाटाइटिस हुआ है, पेंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो तब भी बेस्ट है। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है, ये हमेशा याद रखो, पेशेंट इंटरनल में आया उसकी टॉलरेंस को हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने लेक्चर बना दिया हुआ, लग गया होगा इंशाल्लाह आपका जो है ये बोलस फीडिंग और इसका, तो मैंने आपको बताया उसके अंदर इतने आर्ली है, इतने आर्ली है। तो ये नहीं होता कि पेशेंट है तो डायरेक्ट उसको 6 आर्ली फीड पे, डायरेक्ट उसको 4 आर्ली, 3 आर्ली, 2 आर्ली फीड पे डाल दिया। पेशेंट का टॉलरेंस लेवल चेक करना पड़ता है। हर किसी की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है टू स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड फार्मूला और द पॉलीमेरिक फार्मूला इंस्टेड ऑफ दीज फार्मूला, ठीक है। एक ये चीज़ है। अब आपके फार्मूला के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाटर होता है, देखो आपका जो फार्मूला होता है ना उसका एक मेन मकसद, एक मेन चीज़ ये होती है देने के लिए कि आप जो हो ना वो पेशेंट को लिक्विड में देते हो। आपका जितना भी फार्मूला है, जिस तरह सिरिलैक की कंसिस्टेंसी देखिए कभी, सिरिलैक की होती है, या आप जिस तरह खीर की होती है, ये तो बहुत थिक थिक मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ किस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जाती है, ठीक है। या अगर आपने कभी इंश्योर वगैरह पिया हो तो उसके अगर आपको कहते हैं ना 6 स्कूप्स आपके स्टैंडर्ड है, पानी में डाल के उस तरीके की जो कंसिस्टेंसी बनती है वो। ये जो खीर वाली कंसिस्टेंसी है ना ये बहुत थिक होती है, और ये जो कंसिस्टेंसी है ये क्लॉग कर देती है ट्यूब को, ठीक है। तो वो होता है कि अगर आपकी जितनी कैलोरीज इंक्रीज करती जा रही है ना पर ml, हमने पेशेंट को 2000 कैलोरी देनी है और मैंने उसका सारा कैलकुलेशन करके उसका प्लान बनाया है, उसमें 1 किलो कैलोरी पर ml जा रही है, तो उसमें 84% वाटर है। तो जितनी कैलोरीज इंक्रीज करती जाएंगी, जितना कंसनट्रेटेड हो जाएगा, जितना उसमें चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी, जितने उसमें उस फार्मूला के स्कूप ज़्यादा होते जाएंगे, उतना ही आपका वाटर कम होता जाएगा, फिर वो खीर वाली कंसिस्टेंसी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी है ताकि पेशेंट को इफेक्ट ना हो उसकी ट्यूब। देखो आपके पास कोई पेशेंट होता है ना, आपने एक्सपीरियंस किया हॉस्पिटल में, मैंने बहुत दफ़ा देखा कि पेशेंट ना जब एनजी पास होती है ना पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। पेशेंट ऑलरेडी एक इशू के अंदर है, ऑलरेडी उसको दर्द हो रही है, आप एनजी पास करवाती हो उनको बहुत तकलीफ होती है, तो आप बार बार के एनजी पास करवाओगे उसके अंदर से, ठीक है। एक ये चीज़ होती है आपने लगा दी, उसके साथ आप अटैच कर देते हो टेप के साथ, वो हिलती नहीं है। उसके बाद जब है वो नर्सिंग स्टाफ आया, उन्होंने वो सिरिंज और प्लंजर के साथ सारा कुछ फीड वगैरह डाली और पेशेंट को करवा दिया, उसका जो पूरा एक डाइट में था उसको कंप्लीट करवा दिया। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो पेशेंट को, प्लीज बिल्कुल पहले चीज़ों को समझ के देख के जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। समझ के जाओ, फिर पेशेंट को आराम से उसके अंदर डालो। ये नहीं होता बेचारा ऑलरेडी एक उस कंडीशन में आप उसको और नहीं करो,
उस पर एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं करना, ठीक है। आपके पास इतनी ज़्यादा रिसर्च है अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा आपके पास जो है आपको चीज़ें मिलती हैं, आर्टिकल्स वगैरह जो हैं ये सारे मिलते हैं, तो पेशेंट को उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ दो, ठीक है। तो यही जितना ज़्यादा आपका कैलोरी अगर यहाँ पे 1.5 है तो इसके अंदर वाटर कंटेंट 75% हो जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा आगे जाते जाओगे उतना वाटर कंटेंट कम होता जाएगा। और डिहाइड्रेशन को आपने अवॉइड करना है। ऑब्वियसली पेशेंट में जब आपको डिहाइड्रेशन होंगी तो पेशेंट को और ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे बॉडी के अंदर। लेकिन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करनी है। अगर पेशेंट को रीनल का इशू है, किडनी का इशू है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है और उसको रीनल का इशू है, तब आपको रोकना है, पानी मैनेज करके देना है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊंगी, उसके बाद फिजियोलॉजी आपको बताऊंगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप ये समझ लो कि आपके जो हार्ट है ना, वहाँ पे सर्कुलेशन एक तो बड़ी सही तरीके से नहीं होता, दूसरा ये होता है कि वहाँ पे जिससे एडेमा हो जाता है ना, वो कंडीशन हो जाती है।